वेल गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की सेक्शन 1 के बारे में। भाई, अगर आप एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं, भाई न्यू एडवोकेट, या आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि भाई मैं एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूँ, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। भाई अगर आप एक न्यू एडवोकेट है, ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 1, भाई आपको मैं सबसे पहले हिंदी में बताऊंगा और फिर आपको इंग्लिश में बताऊंगा। ओके। सेक्शन 1 बताती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यानी कि इसका नाम क्या होगा, इसका विस्तार कहाँ कहाँ हो, ठीक है, कब होगा, और कहाँ कहाँ ये लागू होगी, और इसका प्रारंभ यानी कब से यह लागू होगी। ठीक है। सबसे पहले इस अधिनियम का सुरक्षित नाम, सेक्शन 1, सुरक्षित नाम, विस्तार, प्रारंभ। इस अधिनियम के सुरक्षित नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दूसरी संहिता 2023 है। यानी कि दूसरा क्यों आया भाई? जैसे कि इसमें पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, इसमें दूसरे नंबर पर रखा गया दूसरा लॉ। इसमें फिर अपवाद बता दिया, इसका एक्सटेंट बता दिया, विस्तार। इस संहिता के अध्याय 9, 11 और 12 से संबंधित उपबंध से भिन्न उपबंध लागू होंगे। यानी कि जो सेक्शन है ना, नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र, नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र में सिर्फ 9, 11 और 12 ही जो इसके अध्याय हो, चैप्टर हो, यही लागू होंगे, अन्य लागू नहीं होंगे। क्योंकि नागालैंड राज्य में आर्टिकल आपने अगर पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 371, 371 ए में स्पेशल प्रोटेक्शन दे रखी किसे, नागालैंड राज्य को। अगर केंद्र द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता हो, वह लागू कब होगा? वह लागू जब होगा जब स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न के बाद, यानी कि नागालैंड राज्य की क्या के बाद, कंसर्न के बाद ही यह क्या होगा, लागू होगा। इसमें राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा इनके जो उपबंध हो या किसी भी उपबंध के भाग को, भाई या तो पूरा पूरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू कर दे वहां की नागालैंड वालों के लिए, ठीक हो, या इसके किसी भाग को कर दे, या स्पेशल किसी चैप्टर को कर दे, किसी धारा को कर दे, ठीक हो। लेकिन होगा कब? कंसर्न करने के बाद किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की, अगर कोई भी केंद्र कानून बना रहा, क्योंकि इसमें स्पेशल जो 371 ए में स्पेशल जो प्रोटेक्शन दिया गया हो नागालैंड राज्य को। जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र के बारे में आपको बता रहा भाई। आज भी अगर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई भी बहुत से जो लोग हो, बहुत क्या हो गए, इंटेलिजेंट हो गए भाई, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, कोई वकील हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई साइंटिस्ट हो। लेकिन जनजाति क्षेत्र में आज भी लोग जो हो बहुत बैकवर्ड हो, मैं उन्हें कुछ नहीं पता। अगर आप जाके देखोगे, असम में देख लियो आप, वहां पर एक गुजरात के अंदर वहां पर एक द्वीप हो, ठीक हो, वहां पर एक भी जनजाति लोग हो, उनका रहन सहन, खान पीन बहुत बैकवर्ड हो, उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी भारत का जो हो ना, कि उनकी भारत सरकार की जिम्मेदारी की उनके खान पीन की, या खान पीन हो, उनकी सुरक्षा, जो भी है, ये भारत की जिम्मेदारी, भारत सरकार की, ठीक है। और अभी ये क्या नाम इनका, इसका स्पष्टीकरण में दे रखा कि जनजाति क्षेत्र कौन से क्षेत्र होंगे भाई। जनजाति क्षेत्र से अभिप्रेत है कि भाई जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की छठी अनुसूची में पैरा नंबर 20 में निर्दिष्ट असम जनजाति क्षेत्रों में थे, ठीक हो। जैसे शिल्लांग नगर पालिका स्थायी सीमाओं के भीतर क्षेत्र में है, ठीक है। अब इसका जो सब क्लोज 3 बता दिया। सब क्लोज 3 यही कि भाई यह ऐसी तारीख को लागू होंगे जिसमें केंद्र सरकार राजपत्र के अधिसूचना द्वारा नियत करे। भाई जैसे नियत करे, यह लागू होगी थी, कब होगी थी? 1 जुलाई 2024 के लागू हो गई थी, ठीक। बस इसमें इतना ही। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे, इसमें बता रखा, सो टाइटल एक्ट एंड कमिटमेंट, दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2000। सेकंड नंबर में इसके जो एग्जेप्शन में जो बता रखा, ठीक है, हाँ, this provision of Sahita other than those relating to chapter 9, 11 and 12 thereof shall not apply। इनके अलावा अप्लाई नहीं होंगे कहाँ पर? स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्रबल एरियाज। स्टेट ऑफ नागालैंड की मैंने आपको बता दें, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 371 ए में स्पेशल पावर ऑफ दी गई किसको? स्टेट नागालैंड।
ट्रबल एरिया मैंने आपको बता दिया कौन से हो, जनजाति क्षेत्र जहाँ पे आज भी लोग बहुत बैकवर्ड हो, ठीक है, जो जंगली लोग रहते हैं ना, ऐसे ही। और अगर केंद्र द्वारा यानी कि सेंट्रल द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता हो तो कंसर्न किसके साथ, पहले कंसर्न करनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद ही नोटिफिकेशन के देगी, नोटिफिकेशन के बाद ये अप्लाई होगी या तो यह प्रोविजन इसके वो लोग पार्ट हो सको स्टेट के, स्टेट ऑफ नागालैंड के, इसे ट्रबल एरिया किसी ट्रबल एरिया बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें एक्सप्लेनेशन बता रखे हैं ट्रबल एरिया का मतलब क्या है। ट्रबल एरिया का मतलब टेरिटरी विच इमीडिएटली बिफोर द 21 डे द जनवरी 1972 इंक्लूड, जो संविधान की छठी अनुसूची पैरा नंबर 20 में यह सभी आसम जनजाति क्षेत्र। उसके बाद इसमें 3 दे रखा कि क्लोज 3 it shall come into the force of such date as the central government may be notification in the official gazette point। यानी जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, केंद्र सरकार क्या करेगी, जब अधिसूचना द्वारा जो भी नियत कर लेगी ये लागू हो जाएगा। यह लागू हो गया था 1 जुलाई 2024। अब इसके नीचे कुछ चीज दे रखी, जैसे दे रखी प्रभावी 1 जुलाई 2024 को होगा। उसके बाद इसमें दे रखा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 धारा 2 के जो होगा प्रविष्ट सेवाएं में इनके प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हुआ था। कौन? भारतीय न्याय संहिता। लेकिन जैसे ही कुछ होता हो लागू बाद में। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 2 बताती है डेफिनेशंस। डेफिनेशन में जो मैं आपको बताऊंगा भाई, मैं एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। जैसे इसके ए में दे रखा वीडियो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बता रखा, इसमें डिफाइन कर रखा कि क्या क्या हो सको, क्या के लिए हो, ये नहीं हो भाई किस चीज के लिए हो, आइडेंटिफिकेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन का मतलब किसी को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ भाई कौन हो कौन नहीं। सर्च के लिए भाई तलाशी के लिए क्या हो क्या नहीं इसके लिए, या सही सीजर के लिए यानी कब्जे जो संपत्ति जो है ना कब्जे में ले ले पुलिस कब्जे के लिए, इसके लिए बता रखा। मीन सेल इंक्लूड यूज एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, यानी कि कोई भी एनी कम्युनिकेशन डिवाइस हो जिससे हम वीडियो यानी कि बातचीत कर सकते हो, ठीक है जी। डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस, यानी कि वीडियो बना रहे हैं या रिकॉर्डिंग करके उस प्रोसेस के लिए प्रोसेस। एंड मैंने आपको बताया आइडेंटिफिकेशन सर्च और सीज ऑफ एविडेंस। एविडेंस को क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, तलाशी करने के लिए और से कब्जे में लेने के लिए। ट्रांसमिशन ट्रांसमिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी कि यूज करते हैं किसका, क्या, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का, ठीक हो। एंड फॉर द अदर पर्पस एंड बाय द मीन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में भी रूल्स प्रोवाइड, यानी कि जो जितने बातचीत करने वाले दे रखे ना ये तो है ही इलेक्ट्रॉनिक, ठीक हो। लेकिन उसके बाद भी अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता हो कि हाँ भाई और नियम बनाया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती हो अपने राज्यों के लिए, इसमें है। उसके बाद बेल। बेल का मतलब होगा मीन रिलीज ऑफ द पर्सन एक्यूज ऑफ सस्पेक्टेड कमीशन ऑफ ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी इन लॉ। इसका मतलब हो गया कि भाई किसी पर्सन को, किसी दोषी को रिलीज करने के लिए, छोड़ने के लिए, ठीक हो, ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी, अपनी कस्टडी से लॉ ओपन सेट एंड कंडीशन, जब उस पर इम्पोज करती हो, उस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोज करती हो, थोपे जाते हो एक्यूज पर बाय एन ऑफिसर, ऑफिसर द्वारा, यानी कि पुलिस द्वारा। अगर आपको बेल ले रहे, आप थाने से ले रहे, आप बेल या चौकी से ले रहे, तो आप कोर्ट थोपेगा थाने वाले, पुलिस स्टेशन वाले, और कोर्ट या कोर्ट आपको ठीक क्या करेगी, कुछ रूल रेगुलेशन जो नियम बना रखे वो थोपेगी। कौन से रूल, कि भाई आप निरंतर तरीके से अपने केस की पैरवी करेंगे, ठीक है, कोर्ट में आएंगे, विदेश नहीं जाएंगे, विदेश देश छोड़ के नहीं भागेंगे, यही रूल है बस। एग्जीक्यूशन बाय पर्सन ऑफ बाउंड और बेल बाउंड, यानी कि एग्जीक्यूट करेंगे क्या, कि भाई आप यहाँ पर आप बाउंड हो, जो आपके पर्सनल बाउंड हो, जो आपके ऊपर थोपे गए रूल जो मैंने आपको बताया, या बेल बाउंड आप क्या करोगे, पेश करो आप बेल के लिए। अगर आपको जमानत मिल गई तो आपको जब भी छोड़ा जाएगा, कब छोड़ा जाएगा, जब आप बाउंड देंगे और बेल बाउंड आपको। उसके बाद हो गया बेलेबल ऑफरेंस। बेलेबल ऑफरेंस का मतलब यही कि आपको बता दूं मीन्स एन ऑफरेंस विच इज शोन एज अवेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल, इनके में ऑफरेंस जो दे रखी है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर अवेलेबल हो, और विच मेड अवेलेबल बाय द लॉ, और जो कानून में दे रखे कि क्या हो कि भाई ये अवेलेबल हो, ठीक हो, किसी भी कानून में दे रखे हो अवेलेबल, ठीक है। ऐसे नहीं है कि BNSS के अंदर ही कि क्या हो कि हाँ भाई अपना ये अवेलेबल नॉन अवेलेबल, लेकिन और भी कई सारे ऐसे कानून हैं जिनमें अवेलेबल नॉन अवेलेबल ऑफरेंस होते हो,
ठीक हो। जैसे चेक बाउंस का मसला हो गया 31 का, इसमें जो ऑफरेंस है बेलेबल ऑफरेंस है। उसके बाद टाइम बीइंग इनफोर्स अगर जो इस टाइम लागू जो किसी भी कानूनों के इनफोर्स लागू है। एंड नॉन वेरिएबल ऑफरेंस मींस एन ऑफरेंस। वेरिएबल ऑफरेंस में आपको बता दूं मैं ऑफरेंस हूं जिसमें आपको जो जमानती अपराध होते हैं जिनमें आपको जमानत मिल जाए। ठीक है, बस इसका मतलब ये वेरिएबल ऑफरेंस कि इसमें पुलिस आपको क्या नहीं कर सकती, बिना वारंट के आप गिरफ्तार नहीं कर सकती है बेल को। उसके बाद है बेल बाउंड। बेल बाउंड का मतलब ये मींस एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। बेल बाउंड का मतलब ये जिस टाइम बेल आपकी जमानत हो जाके आप क्या करते हो, बेल बाउंड देते हो। अंडरटेकिंग का मतलब आप क्या कर रहे, अपने आप को एक शपथ पत्र आप दे रहे। शपथ पत्र बोला जा अपनी लैंग्वेज में, मैं आपको बता रहा देगे। आप उसमें कहेंगे कि भाई मैं ये शपथ के साथ कह रहा कि ना तो मैं अपने निरंतर तारीख पे आऊंगा, देश छोड़कर नहीं भागने का, केस की पैरवी करूंगा। और अगर मान लिया ले मुझे किसी भी कोई भी चीज क्या करेगी, आदेश करेगी किसी एविडेंस को लाने के लिए हो, ठीक है जी, किसी भी सबूत को पेश करने के लिए मैं बोलूँ रिलीज विद श्योरिटी। श्योरिटी आपको श्योरिटी भी देने पड़ेंगे। जो क्या देख लो ना, अभी आपने सुना होगा भाई उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने क्या करा कि भाई एक श्योरिटी यानी कि एक श्योरिटी पर भी आपको बेल मिल जाएगी। हालांकि दो है कंपलसरी, लेकिन एक श्योरिटी में मिल जाएगी, उन्होंने राज्य सरकार ने निकाली। उसके बाद होगा चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज सर्टेन मोर हेड ऑफ दैट वन। अपनी लैंग्वेज में मैं इसको बता रहा, चार्ज का मतलब यही अगर किसी के ऊपर कई सारे ऑफेंस लगे, कई सारे सेक्शन लगेगी, कई सारी धारा लगेगी, तो उन सबको मिलाकर चार्ज बनेगा। ऐसा ही है कि भाई अगर आपने दो चार, जैसे कि आपने क्या करो IT एक्ट के अकॉर्डिंग किसी के आपने क्या करें, हाँ, पैसे चोरी कर लिए या आपने किसी का डाटा चोरी कर लिया, तो उसमें जो IT एक्ट की सेक्शन भी लगेगी और आपने जो डाटा चोरी करा उसकी भी लगेगी, लेकिन इसका चार्ज दोनों का साथ ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप IT एक्ट में अलग जाओगे और भाई आप भी NSS अलग, मतलब ये चार्ज एक करना। Cognitive offense means of an offense which is and cognitive case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule for the under this for the being of arrest without warrant। बस यही कॉग्निटिव ऑफेंस यही कि पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस को आपको कॉग्निटिव ऑफेंस के लिए नॉन कॉग्निटिव में आपको अपराध वो नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती, आप करेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन कॉग्निटिव ऑफेंस हो गया जैसे कि हो गया संज्ञेय अपराध, इसमें पुलिस आपको बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती हो। कैसे, मैं आपको बता रहा, अगर आप कोई भी संज्ञेय अपराध कर रहे हैं जिसकी सजा 7 साल से ऊपर हो, जैसे चोरी, लूट, डकैती, ठीक है, बड़े जो ऑफेंस हो सकती हो, ये क्या देख लो, डेंजर प्रकृति के ऑफेंस हो। उसके बाद होता है कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब ये हो कि अगर कोई कंप्लेंट वो क्या करते, पहले पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं होती, यानी कि FIR सम्मिलित नहीं होती, ठीक हो। मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटली यानी कि कोई भी अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई किसी को आरोप लगा रहे हैं तो आप मुझसे बोलकर लगा रहे हैं, लिखित रूप में दे रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट के सामने विद ए व्यू दिस इज टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता, और इस संहिता के अंदर क्या हो रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। तो भाई सब पर्सन वेयर नॉन अननोन, जहां आप उसको जिसके खिलाफ आपके साथ अगर कोई भी अपराध हुआ आप उसको जानते हो या आप नहीं जानते हैं, ठीक हो, एज कमिटेड ऑफेंस, बस आपके साथ अपराध हुआ होना चाहिए, तो भाई आप क्या करते हो उसके खिलाफ परिवार डाल सकते हो। बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में देखा, ए रिपोर्ट मेड बाय द पुलिस ऑफिसर एंड केस विच इज डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस शैल बी डीम्ड। इसका मतलब एक एग्जांपल से दे रहा है, जैसे पुलिस में कोई क्या करा, कोई अपराध हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या होगा, पुलिस ने FIR लगा दी केस, तो हाँ का FIR कोर्ट में चलेगी। अब कोर्ट में जाने के बाद ऐसा होगा कि क्या नाम है उसका, अब FIR लगाने के बाद उसमें जो करेगा मजिस्ट्रेट ही करेगा। मजिस्ट्रेट को लगता हो इसमें दोबारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, या अपनी अपनी तरह से जो भी करना चाहोगा भाई इसके बयान लेगा, उसको परिवाद को उस FIR को परिवाद में चेंज कर देगा। बस ये देख लो आप, अगर पुलिस ने FIR लगा दी किसी मतलब, इसका मतलब ये है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, भाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कौन कौन से होंगे, आपस में बात करना, इसका मतलब तो यही बस भाई कम्युनिकेशन का मतलब, ठीक है।
जैसे कि मीन द कम्युनिकेशन ऑफ राइटिंग वर्बल, यानी कि कैसे हो सको, लिखित में हो सको, फिर हो सको पिक्चोरियल हो सको, यानी कि पिक्चर हो सको, चित्र हो सको, इन्फॉर्मेशन फॉर द ऑडियो और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड, या वीडियो कंटेंट आपने ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर विच इज फ्रॉम द पर्सन अदर फ्रॉम डिवाइस अनदर द पर्सन ए डिवाइस ऑफ द डिवाइस पर्सन। भाई यही हो गए, अगर आप किसी के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं या फिर फोटो शेयर कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, इनकी बातचीत हो रही है, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, या आपके जितने भी हैं, मैं आपको बता रहा, ऐप होगी, कोई व्हाट्सएप होगी, जीमेल होगी, ईमो होगी, इससे भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं या आप फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, बहुत सारे कम्युनिकेशन आजकल हो। उसके बाद होगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब यही कि इन रिलेटिंग टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा वही हाई कोर्ट होगा। और भाई आपने देखा होगा भाई, हरियाणा और पंजाब दोनों का क्या हो, एक ही हाई कोर्ट, ठीक है। इसका जो सेकंड बता रखा कि इन रिलेटिंग टू द यूनियन ऑफ टेरिटरी, यानी कि इसके यूनियन ऑफ टेरिटरी जो उसका क्षेत्र अधिकार राज्य क्षेत्र हो, विच इज द jurisdiction, उसका jurisdiction का ऑफ हाई कोर्ट द स्टेट हैज बीन एक्सटेंड बाय द लॉ एंड दैट द हाई कोर्ट, न्यायालय के जो क्षेत्र अधिकार हो, इसकी जो अधिकार था, ठीक है, जो विधि द्वारा उसको प्रदान की गई कि भाई कहाँ तक के उसका क्षेत्र होगा एक राज्य के अंदर, उस न्यायालय का। एक चीज और इसके जो तीन में दे रखा कि इन रिलेटिंग टू एनी अदर टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर द टेरिटरी और अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर भाई जैसे कि दिल्ली में देख लो आप, वहां पर भाई अगर देखा जाए एक राज्य का अपना शीर्ष न्यायालय क्या होता हो, ठीक है जी, उच्च न्यायालय होता हो हाई कोर्ट, लेकिन जैसा दिल्ली जैसे हो गया वहाँ उच्चतम न्यायालय भी, सुप्रीम कोर्ट भी है, ठीक है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अगर हम वहां पर सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट की जरूरत नहीं। इसका मतलब यही कि कोई भी अपील हो या कुछ भी हो, हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में इनके का मामला यही है कि किसी भी संघ राज्य के क्षेत्र में भारत का उच्चतम न्यायालय से भी, अगर उच्चतम न्यायालय से यानी कि सुप्रीम कोर्ट से अलग भी उस राज्य क्षेत्र के लिए दंडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है जी। बस ये नहीं रखा कि ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ भाई उसमें भाई कोई ये नहीं कह सकते हाँ दो हाई कोर्ट हो, दो, एक सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अपना आदेश या रूल रेगुलेशन पास कर दिया तो वो राज्य भारत के अंदर सभी राज्यों में लागू होंगे, लेकिन छोड़ को कहाँ से, स्टेट ऑफ नागालैंड, क्योंकि मैंने आपको बताया वहां से अगर स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न करने के बाद ही आपको क्या होगा, वहां पर लागू होंगे। लेकिन अगर किसी हाई कोर्ट ने किसी विशेष राज्य के लिए बनाया तो विशेष राज्य पर लागू। उसके बाद इंक्वायरी कौन करोगा, मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रबल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय ए मजिस्ट्रेट टू कोर्ट। इंक्वायरी कौन करता हो, मजिस्ट्रेट करता हो, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग अंडर द संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, यानी कि इस संहिता के अंदर क्या करोगे, कलेक्शन करने के बाद पुलिस बाय द पुलिस करने के बाद ऑफिसर एनी अदर देन द मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय ए मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, यानी कि मजिस्ट्रेट को छोड़कर अगर पुलिस ऑफिसर हो गए, कौन करेंगे अपना इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ऑफिसर करेंगे, या मजिस्ट्रेट के बिहाफ, मजिस्ट्रेट की ओर से, या मजिस्ट्रेट ने किसी को ऑथराइज कर दिया कि भाई जैसे सीबीआई होगी या सीबीसीआईडी होगी, वे भी क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स विच इज एविडेंस इज मोर लीगली टेकन ऑन ऑथ, यानी कि जितनी भी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, जैसे भाई खुद साक्ष्य लिया, कह पे लिया, बस शपथ पर लिया गया, तो ठीक है जी, जितनी भी बस कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हो वह जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। लोकल जुडिक्शन का मतलब यही कि भाई स्थानीय अधिकारिता का मतलब यही कि किसी भी कोर्ट को भाई, जहाँ किसी भी कोर्ट को अगर क्या दे रखी, स्पेशल मजिस्ट्रेट को, कोर्ट मजिस्ट्रेट को लोकल एरिया दे रखा कि भाई आपको ही से अपना एक्सरसाइज करना, अपना काम करना, तो उसकी वो क्या होगी, लोकल जुडिक्शन हो गया कि इसी अधिकार में आप अपना काम करोगे, ठीक है भाई। अगर किसी और एरिया कोई मुझे पकड़ को आ जा, हो सकता हो भाई सही पहचान हो, जानकारी ना हो, कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दे, लेकिन वो फिर उसको क्या करते फर्दर कर दे, क्योंकि जहाँ का मामला नॉन कोलिजिबल ऑफेंस का मतलब यही
कि भाई असंज्ञ अपराध का मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच पुलिस ऑफिसर नॉन अथॉरिटी अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल में होता पुलिस क्या कर सकती है, विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। नोटिफिकेशन मीन्स ए नोटिफिकेशन पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट। इसका मतलब यही अगर कोई नोटिफिकेशन पब्लिश की गई ऑफिशियल गजट में। ऑफेंस का मतलब ये ही कि भाई मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन, अगर कोई एक्ट हो, कोई काम हो या कोई ओमिशन किया हो, मिशन का मतलब किसी ने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया। जैसे पुलिस की जिम्मेदारी थी कि क्या भीड़ को शांत करा दे, लेकिन उन्होंने नहीं करा, आपस में लड़ी बजती रहे, पुलिस वाले तमाशा देखते रहे, एक ओमिशन हो गया। या कोई भी सरकारी अधिकारी पनिशबल विद एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स, या किसी भी यानी कि कोई लॉ हो जो इस टाइम ठीक हो बीइंग इन्फोर्स इंक्लूड एनी इन द रेस्पेक्ट विद द कंप्लीट। बस ये ही कि ऑफेंस का मतलब अपराध का मतलब जो भी अगर भारत के अंदर किसी भी जहाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में या अदर लॉ में कोई भी ऐसा काम जो इलीगल हो, जिसको करना अपराध हो, ये क्या होगा, ये ऑफेंस होगा। ऑफिसर इंचार्ज इन पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज इन पुलिस स्टेशन का मतलब ये हो यानी कि एसएचओ अगर पुलिस क्या हो वही इसका, या किसी चौकी हो जो भी इसका हेड ऑफ द ऑफिसर होगा, यानी कि ऑफिसर इंचार्ज जो भी इसका क्या होगा, जैसे एसएचओ हो गया, ठीक है, वो होगा चौकी, वो ऐसा ही होगा, सब इंस्पेक्टर हो गया। लेकिन अगर इसमें एक चीज और दे रखी, अगर थाने को भाई कोई पुलिस जो पुलिस एसएचओ हो वो छुट्टी पे गया, या उसका यानी कि या वो है खाली पोस्ट, ठीक हो थाने के अंदर, लेकिन उसमें क्या होगा, अगर वहां पर जो सब इंस्पेक्टर होगा, ठीक हो ऐसा ही होगा, उस समय वह पावर सारी वही एक्सरसाइज करेगा कि उस टाइम क्या होगा, वो इसका माना जाएगा, पुलिस इंचार्ज वही थाने का इंचार्ज वही माना जाएगा, ऐसा ही। लेकिन यह कांस्टेबल से नीचे की रैंक का कोई होना ही चाहिए, कांस्टेबल को ऑफिसर इंचार्ज नहीं बनाया जा सकता थाने का, ठीक है। प्लेस का मतलब इंक्लूड हाउस, घर, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल, या पानी का जहाज को क्या माना जाएगा, 18 ये प्लेस माना जाएगा। अगर इसके अंदर किसी ने चोरी कर ली तो इसमें जो हो ना भाई, घर में घुस को चोरी की या टेंट में घुस को चोरी की, तो ये मानी जाएगी, या किसी ने हमला कर दिया। पुलिस रिपोर्ट मीन्स ए रिपोर्ट फॉरवर्ड, अगर फॉरवर्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर, अगर पुलिस ऑफिसर ने कोई रिपोर्ट भेजी तो मजिस्ट्रेट को अंदर दिस सब सेक्शन 3 सेक्शन 193, अगर पुलिस ने कोई भी अपना कोई भी तो कह देना कोई भी रिपोर्ट भेजी, चाहे वो चार्जशीट के रूप में भेजी या कोर्ट द्वारा किसी के मामले में कोई भी रिपोर्ट भेजी, तो क्या बोलेगी, पुलिस रिपोर्ट मानी जाएगी, ठीक है। पुलिस स्टेशन का मतलब है मीन्स एनी पोस्ट ऑफ प्लेस डिक्लेयर जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी प्लेस को डिक्लेयर कर लिया जनरली और स्पेशली के भाई बाय द पुलिस टू बी पुलिस स्टेशन, यहाँ पुलिस स्टेशन हो, ठीक है भाई, स्पेशल एंड इंक्लूड एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट दिस के बिहाफ पर, तो भाई वहाँ पुलिस स्टेशन हो, भैया जो भी अगर एरिया एक बार कर दिया, हाँ भाई पुलिस स्टेशन तो पुलिस स्टेशन हो, स्टेट गवर्नमेंट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील जिसे कहते हैं, मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड इन अंडर सेक्शन 18, अगर कोई भी व्यक्ति अंडर यानी कि सेक्शन 18 के अंदर क्या हुआ, अपॉइंट किया गया, एंड इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन, या कोई उनके डायरेक्शन को कोई भी काम कर रहा ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। सब डिवीजन का मतलब यही होगा, मीन्स ए सब डिवीजन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, उपखंड किसी जिले का कोई उपखंड से अपराध, कोई जिला कोई उपखंड कोई सब डिवीजन हो, ठीक है। समन केस मीन एनी रिलेटिंग टू द ऑफेंस एंड नॉट बीइंग ए वारंट केस, जो वारंट केस नहीं है वो समन केस हो, यानी कि 2 साल से कम के मामले क्या हो, सारे समन केस। विक्टिम मीन्स ए पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस ऑफ इंजरी क्यूज बाय रीजन द ओमिशन एक्ट और ओमिशन, यानी कोई भी पीड़ित हो, अगर किसी उसको क्या हुई, हानि हुई, या तो किसी कार्य करने से या ओमिशन करने से, ठीक हो, ऑफ एक्यूज पर्सन के द्वारा, एक्यूज के द्वारा, इंक्लूड ए गार्डियन ए लीगल हेयर ऑफ द सच विक्टिम, यानी कि इसमें भी देख दिया, इसमें ये भी दे दिया कि भाई अगर सुरक्षा विधि वारिस भी है, सुरक्षा का मतलब अगर भाई किसी माता पिता, संरक्षक तो भाई माता पिता ही होंगे, या लीगल गार्डियन, या किसी नो लीगल गार्डियन किसी को बना रखा, ठीक हो, और माता पिता अपने बच्चों को पेल ले, पीट रहे, कर रहे, धो रहे, कुछ भी कर रहे, तो भाई ऐसा उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, या कोई विधिक वारिस भी हो, ठीक हो, मैं भी आऊंगा। अगर किसी ने कोर्ट ने किसी को कह रखा ना भाई आप जैसे माता पिता का एक्सीडेंट मृत्यु होगी कि बच्चे की आप वो करोगे देखभाल, और जो देखभाल कर रहा वो ये अपना उसके साथ मार पिटाई कर रहा, तो वो भी क्या होगा,
एक्यूज हो। वारंट मामला, वारंट केस यो मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसमें जो मृत्युदंड या जीवन कारावास और पनिशमेंट फॉर द टर्म एक्सीडिंग 2 years या जिसमें 2 साल की सजा दे रखी से सजा से ऊपर के केस क्या होंगे, वारंट मामले में। भाई इसके सब क्लोज 2 में दे रखा कि what any expression used here in the not define the but define information technology। तो अगर कोई भी जो चीज बीएनएस में दी गई हो लेकिन परिभाषित बीएनएस में नहीं की गई हो, और अगर वह बीएनएस के बीएनएसएस के अलावा कहीं और दे रखी, जैसे कि भाई इसमें बता रखा भाई इन्फॉर्म्स आईटी एक्ट 2000 में दे रखी या भारतीय न्याय संहिता में दे रखी, उन्हें डिफाइन किया गया तो उनका जो अर्थ हो वहीं से लिया जाएगा। ठीक है, इसमें दे रखा। खैर सेक्शन 2, अब इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 3। सेक्शन 3 बताती है कंट्रैक्शन ऑफ रेफरेंस, निर्देशों का अर्थ लगाना। इसको मैं छोटी सी बातों में आपको अगर बता रहा, आपको मैं अपने एग्जांपल के माध्यम से बता रहा, इसका मतलब जुडिशियल क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इसमें अंतर होता हो, क्योंकि अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास की जो पोस्ट होती है ऊंची पोस्ट होती है, किससे जुडिशियल क्लास सेकंड क्लास हो, क्योंकि इसकी जो पनिश देने की जो क्षमता भी अधिक होगी। और ये सही बात तो ये है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बड़ा होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक हो भाई, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो था जो सेकंड क्लास से 1 साल का कारावास दे सको, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक के कारावास कर सको और फिर जुर्माना भी सजा लगा सको। लेकिन एक बार अगर निर्देश दे दिए किसनो कि भाई कोई 3 साल का मामला, ठीक है, जिसमें सजा का प्रावधान 3 साल का, 4-5 साल का, 7 साल का, ठीक हो, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास चल रहा ये मामला, तो भाई इसका जो निर्देश जो अर्थ लगाया जाएगा नहीं लगाया जाएगा, भाई जो देख रहा कि भाई जानो जुडिशियल क्लास फर्स्ट क्लास ही देख रहा। ठीक हो, इसका मामला बस ये है कि ऐसा नहीं है कि बस 1 साल की सजा वाले केस ही देखोगा जुडिशियल क्लास सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। ठीक हो, बस इसका मतलब ये है कि अगर उसके 3 साल तक के सजा का प्रावधान हो, अगर ये मामले भी चल रहे इसके पास, तो इसका ये लगा जाएगा तो भाई जुडिशियल क्लास से फर्स्ट क्लास इन मामलों को देखा। और फिर इसमें एक चीज और भी, इसके जो सेकंड देख लो आप, अंडर एनी लॉ अदर देन संहिता, अगर इस कानून के अलावा कोई संहिता, इस संहिता यानी कि कौन भी एन ऐसे में दे रखा भारत ने संहिता फंक्शन एक्सरसाइज, भाई किस तरीके से काम करेंगे मजिस्ट्रेट और रिलेटिंग टू मैटर, कौन कौन से मैटर देखोगे, जुडिशियल क्लास फर्स्ट मजिस्ट्रेट और जुडिशियल क्लास सेकंड मजिस्ट्रेट। इसमें दे रखा ए में दे रखा एप्रीहेंशन ऑफ शिफ्टिंग एविडेंस, यानी कि एविडेंस कलेक्ट करोगे देखोगे और फॉर्मुलेशन ऑफ द डिसीजन देंगे, इम्पोज करेंगे या पनिशमेंट देंगे, पेनल्टी लगा के डिटेंशन में डालेंगे, कस्टडी पेंडिंग, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, करवाएंगे, इंक्वायरी करवाएंगे, ट्रायल करवाएंगे। भाई ये सब इनकी एक्सरसाइज कौन करवा सकता हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकंड क्लास हो। अब इसका आप भी देख लो, लेकिन इसमें एक चीज और दे दी, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब मैंने आपको बताया था, एग्जीक्यूटिव डीएम, ठीक हो, एडीएम, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होती है एसडीएम। इसको देखा जाएगा कि भाई जनरेटिंग ऑफ लाइसेंस, अगर लाइसेंस को जनरेट कौन करोगा, एग्जीक्यूटिव करोगा। जैसे कि भाई ठेकेदारी का लाइसेंस हो गया, गन का लाइसेंस हो गया, बहुत तरह के लाइसेंस होते हो। ठीक है, उसके बाद सस्पेंशन का मतलब सस्पेंस कर देगा, कैंसिलेशन भी कर सकता है लाइसेंस को, फिनिशिंग प्रोसोनेशन विड्रॉवल, कुछ भी। तो इन्हें कौन करेगा, इनकी जो काम जो करेगा, एक्सरसाइज जो करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, उसके बाद आपके समझ में आया तो सेक्शन 4 में आपको बताता हूं, इसमें लिखा हुआ ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 ऑफ अदर लॉज। इसमें दे रखा भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण कैसे किया जाएगा। ठीक है, कैसे ट्रायल होगा। ऑल ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023, अगर भारतीय न्याय संहिता में 2023 सेल बी इन्वेस्टिगेट, अगर किसी भी तरह का कोई भी अपराध हुआ भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो आता हो, उसको इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल अदरवाइज ठीक हो डेल्स, कैसे देखा जाएगा, विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन हेयरआफ्टर कंटेंट, यानी कि उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी, ठीक हो, और उसके बाद ट्राई जो किया जाएगा, यानी कि उसको जो प्रोसीजर जो फॉलो होगा, PNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा।
सेकंड में दे रखा है इसके कि ऑल ऑफेंस अंडर एनी लॉ कैन बी इन्वेस्टिगेटेड इंक्वायरी एंड tried and otherwise dealt of according to the same provisions but subject to the announcement for the time being enforced relating to the manner of place with investigation inquiry into try otherwise relating with the such offense। इसका मतलब यही अगर कोई अपराध ऐसा हुआ जैसे कि पोस्को हो गया, सुबह प्रोसीजर होने पर अगर उसका स्वयं का प्रोसीजर है, ठीक है, स्वयं प्रोसीडिंग के बारे में तो रूल रेगुलेशन बना रखे, इसका स्वयं का प्रोसीजर है तो उस पर भी एनएसएस का प्रोसीजर यानी कि नहीं चलेगा, प्रोसीडिंग लागू नहीं होगा। सही बात है, उसका अगर अपना स्वयं का प्रोसीजर का वो है, जैसे कि मैंने आपको पोस्को कोड का बनाया, इसका मतलब यही। लेकिन अगर किसी का अपना स्वयं प्रोसीजर नहीं है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया होगा, किस तरीके से इंक्वायरी की जाएगी, तो उसमें किसी कानून के अंदर तो उसमें बीएनएसएस लागू होगा दंडिक मामले। ठीक है, उसके बाद सेविंग्स आ गया। ठीक है, सेविंग्स में दे रखा सेविंग्स विभक्ति के अंदर यही दे रखा कि भाई अगर किसी का अपना प्रोसीजर कोड नहीं है, किसी दंडिक कोई भी कानून है, जैसे भाई इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, बहुत से अपने प्रोसीजर कोड है, लेकिन अगर किसी दंडिक मामलों के कोई प्रोसीजर कोड नहीं है, वहां पर भी एनएसएस का ही प्रोसीजर चलेगा। लेकिन अगर किसी के स्वयं का है प्रोसीजर, वहां पर अपने उन्हीं के हिसाब से क्या करा जाएगा, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, ट्रायल होगा, जो भी होगा उसी के हिसाब से, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से उसको बताया। ठीक हो, फिर उस पर भी एनएसएस का प्रोसीजर लागू नहीं होगा, ना ही चलेगा। वीडियो कैसी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी। ठीक है, वीडियो को लाइक करो। और एक बात और है भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई बात अगर आपकी समझ में नहीं है तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।